नमल। रात की स्याही ने सुबह की सफ़ेदी को जगा दी और नीलाहट भरा अंधेरा कसरे करदार पे उतरने लगा। नौशेरवान के कमरे के पर्दे हटे हुए थे। वो तेज़ एसी की ठंड में लिहाफताने सीने के बल सो रहा था। दफतन उसने करवट ली और चेहरा ऊपर हुआ तो बंद आंखों से मुंह बिगाड़ा। कुछ सूंघा, धुआं, बू। वो आंखें चुंधिया कर इधर उधर देखता उठ बैठा। पलकें झपकाई। ज़रा बसारत वाज़िया हुई तो उसके चेहरे पे शौक उभरा। मुंह ज़रा सा खुल गया। सामने सोफे पे हाशिम बैठा था, टांग पे टांग जमाए। कोहनी सोफे के बाजू पे रखे वो सिगरेट उंगलियों में पकड़े मुंह से निकाल रहा था। धुएं का मरगोला लबों से निकला और ऊपर उठता गया। मेज़ पे शेरू के पिस्तौल के साथ उसके सिगरेट और मंशियात के पैकेट पड़े थे। एक पैकेट ताज़ा खोला गया लगता था। नौशेरवान की परेशान निगाहें वापस हाशिम के चेहरे तक उठती गईं। वो खिड़की से बाहर देख रहा था और उसकी आंखें गीली थीं, नाक सुर्ख थी। क्या वो मर गया? उसने हल्के से पूछा। हाशिम ने चेहरा उसकी तरफ मोड़ा। उसकी गीली आंखों में गुलाबी रगें उभरी हुई दिखाई देती थीं। मैं उसे नहीं मार सकता था, इसलिए यहाँ से दूर भेज दिया है। बेफिक्र रहो, वो अब किसी को कुछ नहीं बता सकता। वो बोला तो आवाज़ कामज़दा सी लगती थी। पुलिस हमारी, अस्पताल का अमला हमारा, कानून हमारा। न तुम्हें किसी ने इस कॉलोनी में जाते देखा, ना निकलते। अस्पताल में काफ़ी शोर डाला फारिस ने, मगर अब तक हार कर वो लोग घर जा चुके हैं। अब जितना तलाश कर लें वो उन्हें नहीं मिलेगा। मुबारक हो नौशेरवान, तुम्हारे भाई ने हर दफ़ा की तरह इस बार भी तुम्हारा फैलाया कचरा समेट लिया है। सिगरेट लबों तक ले जाते उसने तलखी और तंज से मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की, मगर उसकी नज़रों की मलामत नौशेरवान की आंखों में खफकी उतरी। क्या वो अभी भी जिंदा है? आपने उसे क्यों बचाया? तुम फिक्र मत करो, तुम बस सो जाओ। स्टैनफोर्ड में एक प्रोफेसर था, झुककर एस्ट्रे में सिगरेट का टुकड़ा मसला। वो कहता था, कातिलों में एक कदर मुश्तरक होती है। कत्ल करने के बाद उन पे नींद ज़रूर तारी होती है। मुजरिम को खोज लगाने के लिए हमें पहले उसी जगह का तयन करते हैं जहाँ वो जाकर सोया करता था। तुम भी सो जाओ, क्योंकि ये वो आखिरी पुरसकून नींद है जो तुम्हें मिलेगी। आप इतने अपसेट क्यों हैं? एक बंदा मारने से कौन सी क़यामत आ जाती है? आपने भी तो हद्दे अदब था कि बेजारी से कहते कहते भी वो रुक गया। कत्ल छोटी बात नहीं होती नौशेरवान। वो मलामती नज़रों से उसे देखते गीली आवाज़ से बोला था। मैं कारदार हूँ, मुझे कोई पुलिस नहीं गिरफ्तार कर सकती। चंद दिन बाद उसे सब भूल जाएंगे। किसी का मरा हुआ बच्चा भी पैदा हो तो वो उसे नहीं भूलता। तुम कहते हो वो उसे भूल जाएंगे? क्या आपने 2 लोग नहीं मारे थे? क्या हुआ? कुछ भी नहीं। हाँ, सारा कसूर मेरा है। गलत किया मैंने तुम्हें बताकर। गुस्से और दुख से कहते उसने सिगरेट खिड़की की तरफ फेंका। वो 2 लोग मेरे कुछ नहीं लगते थे। वो अच्छे मगर आम से लोग थे। तुमने शेरू उस पर गोली चलाई जो उनके ख़ानदान का हीरो था। अभी वो शौक में है। 24 घंटों में ये शौक सदमे में बदलेगा और फिर गुस्से में वो उसे ढूंढेंगे और उसके मारने वाले को भी। मगर तुम बेफिक्र हो, तुम्हारा भाई है ना, तुम्हें बचाएगा हमेशा की तरह। उसने ज़ुकाम ज़दा अंदाज में सांस नाक से अंदर खींचा। आपको वो इतना पसंद है क्या? नौशेरवान खफ्तगी से चेहरा झुकाए बड़बड़ाया। जवाब में हाशिम ने मेज़ पे रखे बड़े साइज़ के फ़ोटोग्राफ उठाकर उसकी तरफ उछाले। सारी तस्वीरें बेड और फर्श पे गिर गईं। ये देखो, तुमने कैसे उसके चेहरे पे मारा है। 3 गोलियां मारने के बाद भी तुम उसे ऐसे कैसे मार सकते हो? वो इंसान का बच्चा था नौशेरवान, ऐसे तो कोई जानवर को भी नहीं मारता। दुख और गुस्से से उसने शेरू को मलामत किया। वो मुंह में कुछ बड़बड़ा कर रह गया। खैर, ये सब अब हमारा मसला नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ एक सवाल का जवाब लेने बैठा हूँ। शेरू ने चौंक कर उसे देखा। वो अब ज़रा खुद को संभालते हुए संजीदगी से उसको देखते कह रहा था। तुमने मुझे बताया कि कैसे तुम उसके पीछे गए, उसको 3 गोलियाँ मारी और वापस आ गए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक भी उसको 3 गोलियाँ ही लगी हैं। मगर नौशेरवान, मैं जानता हूँ कि ये पूरा सच नहीं है। मैं समझा नहीं।
शेरू के तासुरात बदले, रंग फीका पड़ा। तुमने मुझसे कुछ छुपाया है और अब तुम मुझे बिल्कुल साफ साफ बताओगे, कहते हुए उसने पिस्तौल का मैगजीन निकालकर शेरू के सामने किया। बेड पे पैर ऊपर करके बैठे नौशरवान ने थूक निकला। ये G41 है, इसके मैगजीन में 13 गोलियां होती हैं। तुम मैगजीन भरे बगैर तो गए नहीं होगे, सो अगर 13 में से 3 गोलियां तुमने सादी को मारी हैं तो बाकी कितनी बचनी चाहिए? 10। शेरू की आवाज़ हल्की थी, मगर इसमें 7 गोलियां हैं, और अगर तुमने मुझे ना बताया कि वो बाकी 3 गोलियां कहाँ गई तो खुदा की कसम नौशरवान, मैं 7 गोलियां तुम्हारे सर में उतार दूंगा। वो जिस तरह चबा चबा कर उसे घूर कर बोला था, नौशरवान के पास पसपाई के सिवा कोई चारा ना था। जब मैंने तीसरी गोली मारकर उसका फ़ोन उठाया और जाने लगा तो कहने के साथ उसकी निगाहों के सामने वही खौफनाक मंजर फिर से ताज़ा हुआ। वो अंधेरे पोरस में खड़ा था, उसके कदमों में खून में लथपथ सादी गिरा पड़ा था। आगाही उसके दिमाग को चढ़ी कोकैन हैरान करने लगी। वो तेज़ी से झुका, सादी का मोबाइल उठाया जिस पे फ़ोन के महज चंद कतरे लगे थे, और उसे जेब में डाले मुड़ गया। अब उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना था। तभी जबकि वो मुड़ने लगा था, उसने वो आवाज़ सुनी। ज़ेरे तामीर घर के अंदर से कोई खटका हुआ था, किसी बिल्ली के बच्चे की सी आवाज़, हल्की सी कराह। वो चौंक कर वापस घूमा, अंधेरे में आंखें सुगेड़ कर देखा। ए, कौन है उधर? पिस्तौल सीधा ताने वो एहतियात से कदम कदम चलता घर के अंदरूनी हिस्से तक आया। वहाँ गुप अंधेरा था। कौन है? बोलो, उसने पुकारा, मगर खामोशी छाई रही। मगर वहाँ कोने में कोई हरकत सी हुई। वो कोई हुलिया सा था जो हरकत कर रहा था। नौशरवान ने पिस्तौल तान कर यके बाद दीगरे फायर किया। फिर वो करीब आया, मोबाइल की स्क्रीन रोशन की, उस तरफ डाली। वो सीमेंट का एक खाली पेपर बैग था जो सीढ़ियों के साथ गिरा था। वो सर झटक कर मुड़ा और बाहर आया। सदी हनूज वहीं गिरा पड़ा था। वो एक मुतनफ़्फ़र निगाह उस पर डालकर गेट की तरफ बढ़ा, मगर किसी एहसास के तहत उसने गर्दन मोड़ी। बिना दरवाजे के उस घर के ढांचे की कच्ची पक्की सीढ़ियों के ऊपर कोई साया गुम हुआ था। उसी वक्त पस मंज़र में पुलिस के सायरन बजने लगे। वो तेज़ी से बाहर को दौड़ा। चंद मिनट बाद वो बहरियत काफ़ी दूर खड़ी अपनी कार तक आ चुका था। मुझे शोर नहीं है, मगर शायद वहाँ कोई था। शायद नहीं था, अपने कमरे में बैठे सर झुकाए नौशरवान कह रहा था। हाशिम एकदम उठा, सारा नशा हैरान हुआ। क्यों उसने पिछले कातलों का हवाला दिया? मेरा नाम लेकर कुछ कहा? हाँ, बहुत कुछ बोला था उसने। तो फिर जाहिर है वहाँ कोई था, और वो जानता था कि वहाँ कोई है। ओ मेरे खुदा! बेइख्तियार उसने माथे को छुआ। तुम्हें किसी ने गोली चलाते देखा है? यानी कि अब मौके का गवाह भी मौजूद है। लानत है तुम पर नौशरवान। गुस्से और परेशानी से सर झटक कर उसने इधर उधर देखा। तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है? मुझे दो और अपना सामान तैयार करो। तुम अभी इसी वक्त मुल्क से बाहर जा रहे हो। तुम इस वकूए के वक्त भी मुल्क में नहीं थे। मैं पासपोर्ट पे बैक डेट की एग्जैक्ट स्टैंप लगवा दूंगा। पासपोर्ट लाओ जल्दी। आखिर में वो गुस्से से चिल्लाया तो नौशरवान तेज़ी से बिस्तर से उतरा और अलमारी की तरफ लपका। इन चंद घंटों में पहली दफ़ा उसे एहसास हुआ था कि वो क्या कर चुका है। सादी यूसुफ की गुमशुदगी के 5 घंटे बाद आज सुबह छोटा बागीचा वीरान पड़ा था। सूरज की तशवीश ने सारे फूल झुलसा दिए थे। अंदर लाउंज में नुसरत के रोने की आवाज़ सबसे ऊंची थी। वो चेहरा झुकाए नफ़ी में सर हिलाती रोई जा रही थी। हम उसको ढूंढ लेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। फारिस नुसरत के घुटने पे हाथ रखे उसको तसल्ली दे रहा था। उसकी आंखें रतजगी के बायस सुर्ख थी और चेहरे पे थकान थी। अब कहाँ ढूंढोगे? अब तक तो वो उसे, और वो दुपट्टे में चेहरा छुपाए और ज़ोर से रोने लगी। उनका कंधा मसलती हुनैन भी अम्मी खुद को संभालें कहती फिर से रोने लग गई। सैम घुटनों पे सर दिए कारपेट पे बैठा था। सामने बड़े अब्बा गर्दन गिराए खामोश आंसू गिरा रहे थे। वो बिल्कुल ठीक होगा और उसका ख्याल रखा जा रहा होगा। सिंगल सोफे पे घुटने मिलाकर बैठी सुमर ने बेतासुर अंदाज में कहा तो वो सब उसको देखने लगे। वो अब भी इसी तरह गुमसुम चुप सी थी। तुम्हें कैसे पता? अब्बा ने सर उठाए बगैर गीली आवाज़ में पूछा।
کوئی بھی بلٹ انجری مہلک نہیں ہوتی۔ اگر انہوں نے اسے مارنا ہوتا تو پہلی دفعہ میں مار دیتے، یا پھر جیسے نکال کر لے گئے ہیں اسی طرح آپریشن ٹیبل پہ ہی مار دیتے۔ ان کو وہ زندہ چاہیے، اسی لیے وہ اس کا خیال رکھیں گے۔ مگر کون ہیں وہ لوگ؟ بھائی نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ حنین نے بے بسی سے روتے پوچھا۔ زمر نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ مجھے نہیں پتا، اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ پرس اٹھایا، چابیاں نکالی۔ حنین نے تحیر سے اسے دیکھا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ زمر نے جواب دیے بنا اسٹریپ کندھے پہ ڈالی، موبائل بیگ میں رکھا۔ فارس نے اس کی طرف نظریں اٹھائیں۔ میں جا رہا ہوں تھانے، آپ مت جائیے۔ میں گھر جا رہی ہوں۔ کسی سے نگاہ ملائے بغیر وہ مڑ گئی۔ حنین کی آنکھوں میں صدمہ اترا۔ آپ بڑے ابا، امی سب کو اتنی تکلیف میں چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ زمر کو عقب سے اس کی آواز آئی، مگر وہ قدم قدم آگے بڑھتی رہی۔ حنا نے بے دردی سے آنکھیں رگڑیں۔ ٹھیک ہے، جائیے۔ ہمارا بھائی جیے یا مرے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے تو ویسے بھی 4 سال ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا تھا۔ زمر کے قدم لمحے بھر کو تھمے، پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ حنین، کم از کم اس وقت لڑائی مت کرو۔ وہ خفگی سے ٹوکتا اٹھا۔ حنا نے صرف لامتی نظروں سے اسے دیکھا اور رخ پھیر گئی۔ امی گھٹا گھٹا سا ابھی تک رو رہی تھیں، اور بڑے ابا کے ضعیف چہرے پہ آنسو ہنوز ٹپک رہے تھے۔ وہ اب کسی کو نہیں ملے گا، میری امید کھو گئی، وہ دکھی دل سے کہہ رہے تھے۔ اس نے انیکسی کا دروازہ کھولا تو اندر سناٹا تھا۔ وہ اسی زرد چہرے اور ویران آنکھوں کے ساتھ اندر داخل ہوئی، پھر لکڑی کے زینوں پہ قدم رکھتی چڑھتی گئی۔ ایک ہاتھ ریلنگ پہ تھا، دوسرے میں پرس اور خاکی لفافہ تھام رکھا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر زمر نے پرس فرش پہ ڈال دیا، پھر خاکی لفافہ کھولا، فل سائز تصویر نکالی۔ پھٹے ہوئے ہونٹ، سرخ نشانوں اور زخموں والا چہرہ لیے بند آنکھوں سے لیٹا سادی، خون آلود لباس۔ زمر نے ایک کے بعد ایک تصویر سامنے کی۔ اس کی بھوری آنکھیں اس لڑکے کی بند آنکھوں پہ جمی تھیں، خشک بھوری آنکھیں۔ پھر یکا یک ان میں پانی ابھرا، اتنا کہ وہ ڈبڈبا گئی، اور آنسو چہرے پہ تیزی سے لڑکنے لگے۔ اس نے زور سے وہ تصویریں سامنے دیوار پہ دے ماری، اور پھر گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی، چہرہ جھکائے، مٹھیاں فرش پہ رکھے۔ وہ ایک دم بلک بلک کر رونے لگی۔ کیوں اللہ؟ روتے روتے اس نے گیلا چہرہ اٹھا کر چھت کو دیکھا۔ کیا اتنے سال اسے اس لیے بڑا کیا تھا کہ کوئی آئے اور گولی مار کر چلا جائے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو اس لیے بڑا کرتے ہیں کہ آپ کی دنیا میں کوئی قانون نہیں، کوئی انصاف نہیں؟ اس نے زمین پہ بیٹھے بیٹھے چہرہ بیڈ پہ رکھ دیا، دائیں گال پہ آنسو لڑکتے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں اس کا خیال رکھوں گی، کئی سال پہلے جب ہم کالام میں تھے۔ ایک چشمے کے کنارے اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اس کا کوئی بھائی نہیں تو اس کا کیپر کون ہوگا؟ میں نے کہا میں ہوں گی۔ 2 سال بعد سیم پیدا ہوا، مگر اسے تب بھی پتا تھا کہ اس کی کیپر زمر ہوگی، ہمیشہ اس کا خیال رکھے گی۔ مگر میں اس کا خیال نہیں رکھ سکی، میں اسے نہیں بچا سکی۔ کیوں اللہ، کیوں؟ وہ سسکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ میں اب پہلے کی طرح آپ سے بات نہیں کرتی، میں ویسے دعا نہیں مانگتی، کیونکہ مجھے لگتا تھا میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا، مگر ایسا نہیں تھا۔ میرے پاس سادی تھا۔ ماتھا بیڈ سے ٹکائے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے کہہ رہی تھی، کیسے کسی نے اس کو گولی مار دی، کیسے اس کو اتنی تکلیف تھی؟ اللہ، کوئی جانور کو بھی ایسے نہیں مارتا، وہ تو پھر انسان تھا۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ میں نے 4 سال اس سے تعلق نہیں رکھا، میں نے 4 سال ضائع کر دیے، میں کہاں سے وہ وقت واپس لاؤں؟ پلیز میرے ساتھ یہ مت کریں۔ سر بیڈ کنارے سے لگائے وہ بچوں کی طرح روئے جا رہی تھی۔ کتنے لمحے بیتے، سورج کتنا تیز ہوا معلوم نہیں۔ وہ اسی طرح بے خبر سی روتی گئی، یہاں تک کہ دروازہ دھیرے سے کھٹکا، پھر کھلا۔ چوکھٹ پہ کھڑے فارس نے اندر دیکھا تو ساری پولیس فوٹوگرافز بکھری نظر آئیں، اور وہ زمین پہ بیٹھی بیڈ کے کنارے پہ سر رکھے رو رہی تھی۔ نیچے رکھا اس کا موبائل مسلسل زوں زوں کر رہا تھا۔ زمر، وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا قریب آیا، آنکھوں میں تکلیف لیے زمر کو دیکھا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس نے چہرہ اٹھایا، نہ آنسو پہنچے۔ بس آپ جناب کا تکلف بھی آج ختم کیا۔ نہیں چھوڑ سکتا، وہ بہت ہلکا سا بولا تھا، پھر جھک کر اس کا موبائل اٹھایا۔ بصیرت صاحب کا فون ہے، مجھے تنہا چھوڑ دو فارس۔ وہ چہرہ اٹھا کر اسے متنفر نظروں سے دیکھتی ایک دم چلائی،
جب بھی تم ہماری زندگیوں میں آتے ہو کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا ہے، ہر چیز ہمیشہ تمہاری وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ چپ چاپ کھڑا دکھ سے اسے دیکھے گیا۔